निर्धारित की गई है। साथियों, कैबिनेट में यह भी निर्णय किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया। जल जीवन मिशन के उद्देश्य के अनुरूप बैठक में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति नई O&M ऑपरेशन एंड रखरखाव नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति सहभागी और टिकाऊ शासन मॉडल पर आधारित है, जिसमें सरकार समुदाय भागीदारी GCP को बढ़ावा दिया गया है। इस नीति का प्रमुख आधार ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम जल और सीवरेज समिति VWSC का सशक्तिकरण है। ये समितियां स्थानीय स्तर पर जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव की जिम्मेवारी जन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ये संभालेंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा पानी के बिल की कलेक्शन की जाएगी और इसमें से 10% राशि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। पानी के बिलों से होने वाली आय का उपयोग स्थानीय स्तर पर O&M कार्यों में पंचायत कर लेगी। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि जितना जल शुल्क वो एकत्रित करेंगी उतनी ही अतिरिक्त राशि उस सरकार द्वारा पंचायत को दी जाएगी। इससे पंचायतों की वित्तीय क्षमता और आत्मनिर्भरता ये बढ़ेगी। मैचिंग ग्रांट उनको देंगे। इस नीति से जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार, समय समय पर समस्या समाधान और उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित होगी। स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। जन समस्याओं के निवारण के लिए RTS एक्ट की समय सीमा को जन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा सुनिश्चित किया गया है। कार्यान्वयन योजना हरियाणा में कुल 6,721 गांवों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सिंगल पंचायत मेंटेनेंस योजना, दूसरा मल्टीपल पंचायत मेंटेनेंस योजना और तीसरा महाग्राम योजना। 4,583 गांव सिंगल पंचायत श्रेणी में आते हैं, जबकि 2,138 गांव अन्य श्रेणी में शामिल हैं। सिंगल पंचायत वाले गांव में यह नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। मल्टीपल पंचायत और महाग्राम श्रेणी में 1 अप्रैल 2027 से ये लागू होगी। साथियों, इसी प्रकार मंत्रिमंडल की बैठक में आज मिक्स लैंड यूज के बेहतर उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी गई है। पहले मिक्स लैंड यूज में आवासीय और कमर्शियल, संस्थागत और औद्योगिक उपयोग की अनुमति तो थी, लेकिन इनकी प्रतिशत तय न होने से कई परियोजनाएं रुकी हुई थी। अब नई नीति के अनुसार मिक्स लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत उपयोग पर कोई प्रतिशत सीमा नहीं होगी। हालांकि सभी परियोजनाओं को संबंधित डेवलपमेंट प्लान और नियमों का पालन करना होगा। जहां डेवलपमेंट प्लान में पहले से औद्योगिक उपयोग की अनुमति है,
वहाँ मौजूदा इकाइयाँ जारी रहेंगी। भविष्य में औद्योगिक विस्तार की अनुमति नहीं होगी, लेकिन मौजूदा परिसर के भीतर सीमित विस्तार पर विचार किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयाँ चाहे तो नियमों के अनुसार अपने उपयोग को आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत में बदल सकती हैं। इसके साथ ही मिक्स लैंड यूज में 70-30 का अनुपात है, जो 70-30 के अनुपात लागू रहेगा, जिसमें कम से कम 70% डोमिनेट और अधिकतम 30% एलाइड होगा। अलग अलग उपयोग के लिए न्यूनतम क्षेत्र, FAR और ग्राउंड कवरेज भी तय किए गए हैं, जिनमें योजनाओं में स्पष्टता आएगी। उदाहरण के लिए अगर मैं थोड़ा जिक्र करूं, रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल 4 एकड़ और परमिसेबल FAR 1.75 60%, और कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल 2 एकड़ 1 जो परमिसेबल है 1.75 और 60%, और इंस्टीट्यूशनल प्लस रेसिडेंशियल जो मिनिमम एरिया है 5 एकड़, परमिसेबल FAR 1.5 और 40%। इसी प्रकार इंस्टीट्यूशनल प्लस कमर्शियल 2 एकड़, परमिसेबल 1.5 एकड़ 40% है। यह नीति केवल उन्हीं स्थानों पर लागू होगी जहां सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों के साथ सर्विस रोड उपलब्ध हो। सर्विस रोड होना जरूरी, और कम से कम 24 मीटर चौड़ा फ्रंट एंट्री हो। और इसी प्रकार औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, मंत्रिमंडल ने इसको भी मंजूरी दी है। बैठक में औद्योगिक विकास और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इन संशोधनों का उद्देश्य नियामक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना, डेवलपर्स और वित्तीय बोझ कम करना तथा पूरे राज्य में नियोजित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, और कृषि क्षेत्रों में बाहरी विकास शुल्क EDC को तर्कसंगत बनाया गया है। उन मामलों में जहां कृषि क्षेत्रों की शहरी सीमा से 500 मीटर से अधिक दूरी पर औद्योगिक लाइसेंस वो प्रदान किया गया है, और जहां पूर्णतः या आंशिक पूर्णतः प्रमाण पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। यदि ऐसी भूमि बाद में शहरी क्षेत्र के भीतर या उसके 500 मीटर के दायरे में आ जाती है तो कोई EDC दे नहीं होगा, उससे राहत दी है। हालांकि ऐसी लाइसेंस प्राप्त भूमि के शेष अविकसित हिस्से के लिए EDC शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कॉलोनियों के लिए मानदंडों में ये के अनुसार ये लागू होगा। इनके अलावा उन मामलों में जहां कोई डेवलपर पहले से ही पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ण क्षेत्र के लिए विशिष्ट बुनियादी ढांचा सुविधाओं की मांग करता है, तो संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा किए गए ऐसे बुनियादी ढांचे को केवल वास्तविक लागत ही ली जाएगी। साथियों, ट्रांसपोर्ट
और कम्युनिकेशन क्षेत्र में भी अधिक उपयोग के लिए भी संशोधनों को मंजूरी दी गई है। संशोधित प्रावधानों के तहत प्रकाशित फाइनल डेवलपमेंट प्लान के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करने की अनुमति अब ऐसे क्षेत्रों के कुल नेट प्लान्ड एरिया के 25% तक दी जाएगी। साथियों, इसी प्रकार अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में भी थोड़ा संशोधन किया गया है। उसमें शहरी क्षेत्रों में जो किफ़ायती आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज की मंत्रिमंडल की बैठक में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। समय के साथ निर्माण लागत, जमीन की कीमत और श्रम लागत में वृद्धि को देखते हुए उद्योग जगत और विभिन्न संस्थाओं द्वारा दरों में संशोधन की मांग लगातार की जा रही थी। इन मांगों पर विचार करने के बाद सरकार ने औसतन 12% की वृद्धि के साथ नई दरें तय की हैं। गुरुग्राम में प्रति वर्ग फुट दर में 575 रुपये वृद्धि की गई है। अब नई दरों में 5,575 रुपये प्रति वर्ग फुट होगी, जो पहले 5,000 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, उसमें 575 की वृद्धि हुई है। सोहना को अब कैटेगरी बी में शामिल किया गया है, जिससे उसके विकास को और गति मिलेगी। इसके साथ ही फरीदाबाद और सोहना के लिए अब दरें 5,450 प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई हैं। हाई एवं मीडियम पोटेंशियल शहरों के लिए अब 5,050 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई है। वहीं लो पोटेंशियल शहरों के लिए दरें 4,250 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई हैं। इसके अलावा बालकनी के लिए अतिरिक्त शुल्क 1,300 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है। साथ ही पार्किंग मानदंडों में भी बदलाव किया गया है। नई दरें उन सभी परियोजनाओं पर लागू होंगी जहां अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। जिन परियोजनाओं में आवेदन पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं, वहां ड्रॉ पहले से प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही होगा। सफल आवेदकों से संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त राशि ली जाएगी। यदि कोई आवेदक नई दरों पर शामिल नहीं होना चाहता तो उसकी जमा राशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर किसी साथी का कोई सवाल है संबंधित विषय पे, उसका स्वागत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कोसी का पैनल रेंट माफ करने का कोई विचार किया? आज विषय आया था, परंतु मंत्रिमंडल ने उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए कहा। उसके अंदर वो देख रहे हैं, थोड़ा दोबारा उसको रिव्यू करने के लिए। कुल कितना बकाया है सर उनका? अभी उसकी फिगर नहीं है, फिगर आएगी तो हम बताएंगे। सर रिव्यू कौन कर रहे हैं? हैं जी? रिव्यू क्यों कर रहे हैं? नहीं, सरकार कर सकती है, सरकार पे कोई अथॉरिटी है। कितना है सर वैसे कुछ आइडिया? वो बताएंगे आपको, बताएंगे। डेफर हो गया अभी। सर उन्होंने मांग रखी थी कि पैसा माफ किया जाए या आप लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं? नहीं, वो लेटर उन्होंने एक डाला था। सर ये फार्मा के लिए जो आपने 6 महीने के पैकेज वो हटा दिया है,
उससे लगभग कितने ये बी फार्मा ऑफिसर्स जो है एक साथ स्टेट को मिल पाएंगे? नहीं, देखिए कहीं उसके अंदर हमें बी फार्मा नहीं मिल रहे थे, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसके हटने से उसका लाभ भी नहीं है, क्योंकि जो फार्मेसी काउंसिल है